हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है मैथ्स रेलवे ग्रुप डी 2 है 2025। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है शायद है 11 या 12 नंबर। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता क्या है, देखो ध्यान से। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6500 है और विक्रय मूल्य 5000 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि सबसे पहले हमारा लागत मूल्य क्या है और या तो क्रय मूल्य एक ही है, और हमारा विक्रय मूल्य क्या है 5000 है। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं? हानि प्रतिशत हम तब निकालेंगे कि जो कोई सामान हम खरीद के लाते हैं उसको हम कम दाम पर बेच देते हैं, तो जो मेरा हानि होता है वही हमारा। देखो पहले यहाँ पर सबसे पहले लिखो, ये क्या लिखा है, ये है क्रय मूल्य जिसको कहते हैं हम सीपी। सीपी को हम क्या बोलेंगे 6500, और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे एसपी अर्थात 5000। ये हमारा 5000 हो गया। लॉस कितने का हुआ हमारा, कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ पर हो गया 1500 का। 1500 का हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो हानि होता है हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस 6500 गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ बचा 1500 बटे 65। 5 से काटो इसको, 5 त्या 15, 300 हो गया। 5 कम 5, 5 3 15, ये कितना हो गया बटे 13। ठीक है, कितना, अब इसमें भाग करो 13 से, 13 दूना 26, फिर 26 4 13 त्या 39, ये हो जाएगा 2 3, और बचा कितना 39, 1/13%। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवीजन करवाते हैं। देखो ध्यान से, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6500 रुपया है और विक्रय मूल्य 5000 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम कोई वस्तु अगर खरीद के लाते हैं मान लीजिए 10 रुपये में और हम बेच रहे हैं 5 रुपये में, तो हानि कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ 5 रुपये का। तो जो लॉस हमारा आता है उसको ऊपर रखते हैं और हमेशा जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो नीचे आता है। फिर इसके बाद 100 से मल्टीपल कट पिट करके कितना आ गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो नंबर। एक सामान 2000 रुपये में बेचा जाता है। एक सामान 2000 रुपये में 2000 रुपये में बेचा जाता है। लाभ 25% का है। सामान की लागत मूल्य क्या होगा, सामान की लागत मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पर एक चीज आप जानते हो ना,
यहाँ पर एक सामान है 2,000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना है? हमारा लाभ प्रतिशत है 25%। सामान का लागत मूल्य क्या होगा? अब इसको आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको चेंज करो। देखो पहले ये जो है कितना लाभ है, लाभ हमारा कितना हो रहा है, ध्यान से देखो। ये 25% को हम अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा 25/100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना है 1/4। अब इसको रेशियो में बना लो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब हम खरीद रहे हैं 4 रुपये में और हमारा बिक रहा है कितने में, ये ऊपर जुड़ जाता है, कितना हो जाता है, लाभ हो रहा है 5। ये देखो खरीद कितने में है, 4 रुपये में, और लाभ कितने को हो रहा है, 1 का, तभी तुम्हारा 1/5 हो रहा है। लाभ होगा तो ऊपर वाला जुड़ के, ठीक है। खरीद रहे हैं 4 रुपये में और बेच रहे हैं कितने में, 5 रुपये में, तो हमें लाभ हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 देखो 5 यूनिट बराबर क्या है, 5 यूनिट बराबर क्या है, 2,000, तो यही है विक्रय मूल्य ना। हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2,000/5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये आ गया 400, ठीक है। अब हमारा ये पूछ रहा है कि लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4 × 400 अर्थात 1,600 रुपये। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करवाते हैं। देखो एक सामान 2,000 रुपये में बेचा जाता है, लाभ 25% है, सामान की लागत मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान ये देना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो लाभ कितने हो रहा है, 25% का। 25% का अगर लाभ हो रहा है तो ये जो है हमारा 25%, इसको हम चेंज करेंगे सीधा सीधा फ्रैक्शन में। जानते हैं आप लोग, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। अगर हम 4 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हैं तो बेचेंगे कितने में, 5 रुपये में, ऊपर वाला जुड़ के, ठीक है, बढ़ के। तो ये खरीदने वाला मूल्य होता है, बेचने वाला। तो यहाँ पर कितना है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 2,000 है, मतलब 5 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 2,000, तो 1 यूनिट बराबर 400। तो यहाँ पर कितना हमें कॉस्ट प्राइस, 4 × 400 अर्थात 1,600 रुपये, ठीक है। ये हमारा लाभ प्रतिशत है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्या है, समीकरण, ये कोऑर्डिनेट का है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो समीकरण 3x - 2y - 11 बराबर 0 और x + y बराबर 7 के, देखो ग्राफ की बात कहा है, ग्राफ में दिया है कोई पॉइंट, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मतलब, अल्फा का मतलब x और बीटा का मतलब है यहाँ पर y, ठीक है। पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं 3 अल्फा प्लस 5 बीटा का मान होगा, ठीक है, का मान होगा।
क्या होगा, ठीक है ना, मान क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दो हमारे समीकरण दिए हैं। अब यहाँ पर कह रहा अल्फा बीटा को कोई ग्राफ व्राफ का ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये भी पूछा गया है, ठीक है, आरआरबी में क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन, पहले देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या, देखो जिसे हमारा ये है 3x माइनस 2y, इसको बराबर 11 यहाँ ले लो, समीकरण 1 मानो, और इसको एक काम करो x प्लस वाई बराबर 7 है, ये समीकरण 2 मान लो। अच्छा, अब यहाँ पर हमें x और y का मान निकालेंगे, तभी तो अल्फा और बीटा के जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि अल्फा समझो x है और बीटा समझो y है। समीकरण आप लोग जानते हैं, हम करते कैसे थे कक्षा 8 में या कक्षा 7 में, देखो ध्यान से, यहाँ पर मौका मिला है, सीख लो। यहाँ पर अगर हम मान लो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें, चाहे 2 से करो, 2 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा समीकरण 2 बदल जाएगा, क्योंकि हमें कटपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समीकरण, इसको इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये कितना हो जाएगा 14, इसको मानो 3 नंबर। अब ये देखो यहाँ पर ये और ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 11 और 14 25, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये तो समझ में आ गया आपको ना। अब x का मान उठा करके समीकरण चाहे जिस पे चिपका दो, चाहे 1 में चाहे 3 में, किसी में आ जाएगा। y बराबर 2 ही आ रहा है क्या, 2 ही आएगा, समीकरण 2 में रख दो, x बराबर यहाँ रखो, घटेगा 2 ही आएगा। चलो समीकरण 2 में रख दो, नहीं 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखो, 3 गुणे 5 माइनस 2y बराबर 11, ये हो जाएगा 15 माइनस 2y बराबर 11, ये हो जाएगा माइनस 2y, ये घटेगा -4 होगा, तो y बराबर 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करो, x अर्थात अल्फा बराबर 5 मानो, इसको y बराबर बीटा मानो अर्थात 2, ठीक है, तभी तो मान आएगा। यहाँ पर यहाँ रख दो, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 3 गुणे अल्फा बराबर 5 प्लस 5 गुणे 2, 15 प्लस 10, पूरा कितना आ गया 25। यही फाइनली हमारा उत्तर हो गया। देखो यहाँ पर जो मतलब कि हमारे समीकरण है, इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है सॉल्व करने में, बहुत छोटा है। ये देखो अभी हम इसको देखो गुणा कर दिए, किसमें 2 से गुणा किए हैं सेकंड नंबर समीकरण में। यहाँ लिखना उखना नहीं है, बस खाली आपको समझना है कि हम गुणा किए हैं, क्यों गुणा किए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं जानेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे इसको काटना पड़ेगा ना, तभी x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब यहाँ पर 2y और यहाँ 2y प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तभी तो कटेगा। तो यहाँ पर y कट गया, तो कितना बचा 5x, दोनों को जोड़ते हैं। ये ध्यान देना ना, बहुत लोग ऐसे ही लोग हैं ना, ये जोड़ दिए और इसके बाद इसको जोड़ दिए, ठीक है। 11 और इसको जोड़े हैं 14 को, और 3x और 2x को जोड़े हैं, तो 5x हुआ है, ठीक है। ये समझ में पूरा आया होगा। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन,
साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, ये लिख दें, साइन 45 अंश माइनस, सॉरी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला आप जानते होंगे, साइन ए इंटू कास बी माइनस, अब इसके बाद क्या होता है, कास ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है कुछ नहीं, बस याद रखें, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगता है, साइन साइन कास कास साइन, बस और कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 15 अंश का मान है, चाहे कास 15 अंश का मान दे सकता है, tan 15 अंश का मान दे सकता है, तो आपको फार्मूला पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है तो इसी पर हम इसको पुट करेंगे। और साइन 15 अंश के मान को हम कैसे रखेंगे, क्योंकि साइन 45 माइनस 30 रखेंगे तब हमारा साइन 15 अंश के बराबर होगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम रखेंगे साइन 45 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो साइन 15 अंश बचेगा। तो यहाँ पर अब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस कास 45 अंश इंटू साइन 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, साइन 45 अंश का मान ये होता है 1/√2 गुणे कास 30 अंश का मान √3/2 माइनस कास 45 अंश का मान 1/√2 साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर ऊपर ऊपर का गुणा लग रहा है, एक है ऊपर ऊपर का गुणा करो, √3, यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस यहाँ ऊपर का गुणा तो यहाँ हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखो हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो अंश में सेम ऐसे होता है, √3 - 1/2√2, लेकिन फाइनली ये उत्तर नहीं है, ये √2 से ऊपर गुणा कर दो और √2 से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ये अंदर में इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा √6, क्योंकि √3 है, फिर इसमें एक में करोगे तो √2 हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं। यहाँ √2 गुणा 2 और ये पहले से है 2 हो जाएगा 4। यही हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर होगा। अब ये कि इसमें आ गया है हमारा रेखा गणित का, थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना, बस आपको थोड़ा सा बता देंगे, समझ जाएंगे आप। देखो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर, दी गई आकृति में रेखा LM के समांतर है।
के समांतर है, के समांतर है और P तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, कोण ज्ञात कीजिए। देखो जैसे यहाँ पर बोल रहा है दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे ये और ये, और मान लो एक ऐसे काट रही है, मान लो ये L है, ये M है, ठीक है, और काट कौन सी रही है, कौन सी काट रही है, दे रहा है P। यहाँ पर P कोई रेखा है जो काट रही इसको, दोनों को। देखो अब अभी ये क्वेश्चन है, अभी ये कोण मानो एक ये फर्स्ट है, ये पहला कोण है, यहाँ पर दिया है हमारा x प्लस 80 अंश, ठीक है, ये 80 अंश है, और यहाँ पर दिया हमारा कोण क्या है 2x प्लस 10 अंश, ठीक है। हम तो ये वाला कोण हमें ज्ञात कर देना है, क्योंकि ये दे रहा है, ठीक है, और कहीं दे नहीं रहा है। एक नंबर जो कोण है इसको हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है, ये एक है, कोण एक हमें फाइंड करना है। अच्छा ये तीन चीज आप समझ लो, देखो ये मान लो कोई रेखा है, मान लो P और ये Q है, मान लो ये R है, ठीक, एक मैं वो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक चीज आप जानते हैं, प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8, 9 में, 10 में बहुत अच्छे से, कि जो देखो ये कोण होता है, ये कोण और ये कोण, ये कैसे कोण होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। बस आपको सिर्फ हम ऐसे बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ है, ये मान लो एक, ये मान लो दो, बस हम यही लिखेंगे, मान लो कोण एक बराबर कोण दो, ये किस लिए बराबर है, संगत कोण के नियम से, संगत कोण बराबर होते हैं, ये नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा नियम बता रहा हूँ फर्स्ट। अब मान लो जैसे हमारा दिया है हाँ, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ मान लो ये कोण, ये है 3, ठीक है, ये क्या दिया है, ये कोण दिया है 3। एक मिनट, क्वेश्चन उस दिन था, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन था, भी दिखाते आपको, लेकिन है नहीं। अब मान लो जैसे ये कोण है, कोण 3 और कोण 2 कैसे बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 2, ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये क्या है, एकांतर कोण बराबर, ये नोट कर लेना है, प्रॉपर्टी अच्छी है, बराबर होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण है। अब मान लो जैसे दिया है यहाँ 2, यहाँ कोण 4 दे दो, कोण 2 और 1, ये सब कैसे बराबर हैं, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो,
कोण 1 बराबर कोण 3 और जो है और इसके बाद कोण 2 और कोण 4, ये कैसे ऐसे बराबर हैं? क्योंकि आमने सामने क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होते हैं, कोण है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कोण है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 3 नियम आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये कोण संगत कोण, मान लो ये और ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण के नियम से बराबर। ये और ये किसके नियम से बराबर हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख। इसको डिलीट करते हैं। देखो, एक कोण 2 क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है तो बराबर होंगे। और कोण 2 और कोण 3 क्यों बराबर होंगे, ये एकांतर कोण के नियम से बराबर होंगे। कोण 1 कोण 3 के बराबर क्यों होंगे, और कोण 2 और कोण 4 क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये नोट कर लेना, ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के समझ में नहीं आएगा आपको, पहले ही बता रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अब तो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये कोण सीधा सीधा इनको रखो, x प्लस 80 अंश है बराबर के क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10 अंश। ये किस नियम से, संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x है, ये भी इधर आके माइनस होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x 2x माइनस x, तो कितना हो जाएगा 80 अंश माइनस 10n, तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 70 अंश। अब देखो x बराबर कितना आ गया, 70 अंश आ गया। ठीक है, x बराबर 70 अंश आ गया, तो x का मान उठा के यहीं पर रख दो। ये कितना लिखा है, x यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा 70 अंश प्लस 80 अंश, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 150 अंश। अब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कोण एक के बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 के बराबर 150 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, कोण 1 पूछा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, थ्योरी पता है, और है कुछ नहीं उसमें, ये और ये होते हैं संगत कोण, ये और ये होते हैं एकांतर कोण, सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखो नेक्स्ट पर चलते हैं, 6 नंबर, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है। यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक
होती है। अब देखो ये तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ विकल्प दिया है, लिख दे रहे हैं। विकल्प में है विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, बी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, सी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, डी अभाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लगाओ, अभी पता लग जाएगा। देखो 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर, अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसको लगाओ 119 प्लस 11, 111 एक ब्रैकेट में, 119 माइनस 111, इसको जोड़ो 0, 2 ये 3, 9 1 10, 0 1, 2 1 3, 2 गुणे, यहाँ पर घटाओ 8, यहाँ पर घटाओगे 0, यहाँ पर 0। ठीक है, सही तो है ना? ठीक है, अब आ गया ये 8 फाइनली, तो यहाँ पर गुणा करोगे तो 0 में 0, 8 1 का 24, 1 2, फिर 8 दूना 16 और 2 17 18। ये भाज्य है कि क्या है? ये भाज्य है, क्योंकि ये कटेगी। ये क्या है? भाज्य है, सीधा कुछ और कुछ छूने नहीं है, क्योंकि 0 आ गया लास्ट में तो कटेगी, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है। क्या आ गया? 0 आ गया लास्ट में, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 0 आ गया तो कटेगी, सेवर है, पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये इकाइयां ज्ञात करना। देखो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ज़्यादा टाइम हो रहा है, देर हो रही है। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 5 और 8 द्वारा प्रदर्शित संख्या के इकाई, संख्या की इकाई स्थान का अंक है, स्थान का अंक है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पर देखो। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 5 और 8 18। जब ऐसे रहता है तो हम क्या करते हैं, 2 अंक में हम क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर आता है, तो वही हमारी पावर चलती है। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे इसको, थोड़ा देखो 95/4 माइनस 3 की पावर 58/4, हम 4 से भाग करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, तो फिर जो संख्या है, अंक हैं, इन पर पावर हम चढ़ाते हैं, तो इसके बाद हम मल्टीपल करते हैं। यहाँ पर हम देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हासिल गया 15 हुआ, 4 3 12 था, रिमाइंडर कितना आया 3। यहाँ पर 4 एकम 4, फिर यहाँ पर 18 हो गया, 4 4 16, रिमाइंडर आया 2। यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 243, 7 7 49, कितना है 243। ये क्या है 400 343 3 3 9। ठीक है, समझ में आया ना?
अब यहाँ पर इन दोनों इकाइयों को लेंगे तो 3 माइनस 9, ये तो आ गया -6 में। -6 में अगर होता है तो हम इसको जोड़ देते हैं किसमें, 10 में। तो हमारा किस में आ जाएगा, 10 माइनस 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, फाइनली समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, बहुत छोटा है, HCF और LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान से देखना। 2 की घात 3 ये पूछा गया है, और 3 की घात 4 और 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 का HCF क्या है। ये तो वैसे देखते ही लग जाता है कि कौन क्या है, क्योंकि दोनों जगह वही दिया है। अब देखो HCF में क्या होता है, सबसे छोटी जो पावर में सबसे छोटी क्या है, यही होगा HCF हमारा क्या हो जाएगा, यही तो होगा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि HCF में जो कॉमन बनता है बस वही लिया जाता है और ऊपर नहीं लिया जाता है जो बचता है। तो 2 की घात 3 गुणे, यहाँ पर देखो 2 की घात 3 2 की घात 4 3 की घात 2 और 3 की घात 4। 3 की घात 4 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की घात 3 की घात 2 लेंगे, 3 की घात 2 लेंगे। ये तो समझ में आया आपको ना, लेकिन आया कैसे ये भी देख लो एक बार। देखो 2 की घात 3 ऐसे लिख लो, या 3 गुणे 3 की घात 4, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, एक बार दिखा दे, समझ में आ जाए ना, समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, समझ लो। 2 की घात 5 और 3 की घात 2, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3। ऐसे एक बार समझा रहे हैं, ये ना समझो कि हम पूरा एकदम वही कर रहे हैं। क्यों बनता है एक बार देख लोगे तो आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो HCF में ये हुआ कॉमन, ये हुआ कॉमन, ये हुआ कॉमन। जो कॉमन होगा HCF में वही लिया जाता है। 3 को देखो, 3 हुआ, फिर ये 3 हुआ, और कोई 3 हो रहा है या 2 हो रहा है कॉमन, नहीं हो रहा तो हम नहीं लेंगे। यहाँ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, बचा क्या, 3 गुणे 3। ये कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ये कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 2। आ कितना रहा है, वही तो आ वही रहा ना। तो HCF में सबसे छोटी घातें और LCM में सबसे बड़ी घातें। ठीक है, ये ध्यान देना, कहाँ पर छोटा लेना है, कहाँ पर बड़ा लेना है। लेकिन हम लिखते क्या है, LCM क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर होता है इसमें, लेकिन लेते का पावर क्या इसकी है, छोटी। और उसमें क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें क्या होती है, सबसे बड़ी घात ली जाती है। ये दिमाग में जो रखेगा उसका कभी गलत नहीं हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बस अभी पर क्वेश्चन होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भाई कितना एक्टिव कर दिया